रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शीतल बहू, आज विनोद का जन्मदिन है, इसलिए मैं चाहती हूँ आज खाने में कुछ खास बने ताकि विनोद को अच्छा लगे। लेकिन माँ जी, खाने में बनाना क्या है, आप मुझे बता दीजिए, मैं वही बना दूंगी। बहू, तुझे तो अच्छे से पता है कि हमारे घर की स्थिति कैसी है। इस खराब स्थिति में कुछ अच्छा खाना हमारे नसीब में तो लिखा ही नहीं है, इसीलिए रसोई में जो कुछ है तू उसी से कुछ अच्छा बना ले। अच्छा ठीक है माँ जी, कोशिश करती हूँ कि घर में जो कुछ भी है मैं उसी से कुछ अच्छा बना दूँ। ठीक है बहू, तुझसे जो बन पाए तू वो बना लियो। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और भले ही हम लोग गरीब हैं, लेकिन हम गरीबी में भी खुश रहने की आदत जानते हैं और अपना दिन खास बनाने का हमारा हक है। इसलिए हमारे पास जो कुछ भी है हम उसी से अपना दिन अच्छा बनाएंगे। सास अपनी फरमाइश बहू को बता के चली जाती है तो वहीं बहू भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो अपने पति के जन्मदिन की खुशी में घर पर कुछ हेल्थी सा क्या बनाए। और यही सोचते सोचते शीतल रसोई में जाती है। रसोई में तो सिर्फ मैदा, अजवाइन और आलू रखे हैं और इनसे मैं क्या अच्छा बना सकती हूँ। अरे एक काम करती हूँ, मैं आलू की कचौड़ी बना देती हूँ, क्योंकि आज से पहले हमारे घर में कभी भी कचौड़ी नहीं बनी है और कचौड़ी खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। थोड़ी ही देर बाद शीतल की कचौड़ी बनकर तैयार हो जाती है और शीतल सभी को कचौड़ी सर्व करती है और उसकी सास कहती है, वाह बहू, क्या बात है, खाने से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये क्या, आज तूने कचौड़ी बनाई है? वैसे कचौड़ी देखने से तो बहुत बढ़िया लग रही है, अब खाकर ही पता चलेगा कि इसका स्वाद कैसा है। अरे माँ, कचौड़ी का स्वाद तो बहुत अच्छा है और तो और भाभी ने बहुत कम तेल का इस्तेमाल किया है इस कचौड़ी को बनाने में। सच में बहू, तू तो सच में लाखों में एक है। वैसे बहू, तूने इतनी सारी कचौड़ियाँ बना दी है और इतनी सारी कचौड़ियाँ हम अकेले कैसे खाएंगे। इसलिए मैं सोच रही हूँ पायल बेटा, तू हमारे पड़ोस की आंटी विमला, मधु और कमला, इन तीनों के घर भी कचौड़ी दे आ। इतनी सारी कचौड़ी बर्बाद होगी, इससे अच्छा है कि कोई उसे खा ले। हाँ माँ, एक काम करो, तुम मुझे थोड़ी सी कचौड़ी किसी बर्तन में दे दो ताकि मैं पड़ोस वाली आंटी को कचौड़ी दे आऊं। और इसी तरह से अगले दिन वही पड़ोस की तीन औरतें, विमला, मधु, कमला, तीनों ही मंजू के घर आती हैं। वो मंजू से कहती हैं, अरे मंजू बहन, कहाँ हो तुम? अरे भाई, हम तो तुम्हारे घर खुद ब खुद छिक्के चले आए, क्योंकि कल तुमने जो कचौड़ी भेजी थी वो सच में बहुत लाजवाब थी। अरे क्या बात है, अचानक से तुम सब यहाँ? हाँ, हम तीनों अचानक से यहाँ आए हैं और वो भी इसलिए आए हैं क्योंकि कल रात वाली कचौड़ी हमें सच में बहुत अच्छी लगी। अब ये बताओ कि सच में तुम्हारी बहू ने कचौड़ी बनाई थी या तुमने कहीं और से मंगवाई थी कचौड़ी? अरे बहन, तुम भी कैसी बातें करती हो? तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मेरे घर की स्थिति कैसी है। तुम्हें लगता है कि मैं इस गरीबी में बाहर से कचौड़ी खरीद कर मोहल्ले में बांटूंगी? अरे वो तो कल मेरे बेटे का जन्मदिन था, तो मैंने अपनी बहू से बोला कि घर में जो कुछ भी है तो उसी से अगर कुछ अच्छा बना सकती है तो बना दे। तो बहू को घर में जो भी थोड़ा बहुत सामान मिला उसने उसी से कचौड़ी बना ली, वो भी ज्यादा। क्या बात है, तेरी बहू तो सच में बहुत सर्वगुण संपन्न है। अरे ऐसी बहू भगवान हर किसी के घर में दे ताकि हर किसी के घर में खुशियां ही खुशियां हो। अरे नहीं बहन, सच बोलूं तो मेरी बहू मेरे घर की लक्ष्मी है और उसी ने पूरे घर को अच्छे से संभाल रखा है। और कल रात वाली कचौड़ी तो हमें बहुत पसंद आई। हमने अपनी बहू की बहुत तारीफ की, ऐसा लग रहा है जैसे हम सब मार्केट की कचौड़ियाँ खा रहे थे। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी बहू लाखों में एक है। घर संभालने के साथ साथ खाना बनाना भी आता है बहू को। अरे ऐसी समझदार और होशियार बहू भगवान हर किसी को दे ताकि हर किसी के जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। अपनी बहू की तारीफ सुनकर मंजू बहुत खुश होती है। इसी तरह से एक शाम शीतल का पति विनोद थका हारा उदास चेहरा लेकर घर आता है। तभी मंजू और शीतल दोनों विनोद से कहते हैं, क्या बात है बेटा, आज तो तू बहुत परेशान लग रहा है, सब ठीक तो है ना? हाँ, क्या बात है, आपका चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? अगर कोई परेशानी है तो हमें बताइए ना। अब क्या बताऊं, एक तो वैसे ही हमारे घर की स्थिति इतनी खराब है, ऊपर से आज मेरा काम छूट गया। मालिक ने सभी को काम से निकाल दिया क्योंकि उनका काम ठीक से नहीं चल पा रहा है, इसलिए वो किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होने जा रहे हैं।
अरे, तो इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अगर ये काम छूट गया तो कोई दूसरा काम मिल जाएगा आपको। इस दुनिया में काम की कोई कमी नहीं है। अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। शीतल, बात समय की होती है। तुम्हें तो अच्छे से पता है कि घर में कमाने वाला सिर्फ मैं ही हूँ, और अगर मैं ही घर में बैठ जाऊं तो घर कैसे चलेगा। ऊपर से घर में एक जवान बहन है और आगे जाकर मुझे उसकी शादी भी तो करनी है। मैं आपकी परेशानी को अच्छे से समझ रही हूँ, पर ऐसे परेशान होने से, खुद को परेशान करने से भी कुछ नहीं होगा। थोड़ा शांति से काम लीजिए और अपने लिए काम ढूंढने की कोशिश कीजिए। आज नहीं तो कल आपको काम मिल ही जाएगा। काम छूट जाने से घर का पूरा माहौल ही खराब हो जाता है। हर किसी के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। इसी तरह से लगभग 1 महीना गुजर जाता है। वो परेशान होकर अपनी पत्नी शीतल से इस बारे में बात करते हुए कहता है, शीतल, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। अरे, देखते ही देखते 1 महीना बीत गया, लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा है। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। देखो, ऐसे परेशान मत होइए। अरे, मैं तो कहती हूँ अब हमें खुद का ही कुछ काम कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे कब तक आप नौकरी के भरोसे रहोगी। तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है शीतल, पर अपना काम करने के लिए हमको खुद से लागत भी तो लगानी पड़ेगी, और लागत लगाने के लिए मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। देखो, आप तो अच्छे से जानते हो कि मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, और सबसे ज्यादा अच्छा और स्वादिष्ट मुझे कचौड़ी बनाना आता है। तो क्यों ना हम कचौड़ी और तीखी चटपटी आलू की सब्जी बनाकर बेचें। वैसे तुम्हारा आइडिया बिल्कुल ठीक है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब करना इतना आसान होगा जितना ये सुनने में लग रहा है। देखो, शुरू शुरू में हर किसी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और धीरे धीरे जब आप काम करने का तरीका अच्छे से समझ जाते हैं तो अपने आप जिंदगी की गाड़ी खुद ब खुद पटरी पर आ जाती है। विनोद को शीतल का ये उपाय बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो एक साहूकार के पास जाता है और वहां से कुछ पैसे कर्जे पर ले आता है, और उन्हीं पैसों से विनोद एक ठेला खरीद लेता है और कचौड़ी बनाने के लिए किराने की दुकान से उधार सामान ले आता है। जिसके बाद दोनों पति पत्नी साथ में कचौड़ी का ठेला लगाते हैं। शुरू शुरू में उनके पास एक भी ग्राहक नहीं आता, जिससे विनोद को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तभी एक दिन उनके ठेले पर एक सेठ आता है। वो उनसे कहता है, सुनिए, क्या मुझे 1 प्लेट कचौड़ी खाने को मिलेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। 1 प्लेट कचौड़ी 40 रुपए की है। अरे, पर मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे लगता है कि रास्ते में मेरा बटुआ कहीं गिर गया है, इसलिए मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा। अगर आप मुझे मुफ्त में 1 प्लेट कचौड़ी खिला देती हैं तो अच्छा होता, क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे, अब पर आपको देखकर कौन कहेगा कि आपके पास पैसे नहीं हैं। अरे कोई बात नहीं, अगर हम 1 प्लेट कचौड़ी किसी जरूरतमंद इंसान को दे देते हैं तो उससे हमारा नुकसान नहीं होने वाला। ऐसा कहकर शीतल सेठ को 1 प्लेट कचौड़ी दे देती है। कचौड़ी खाते ही सेठ कहता है, क्या बात है बहन जी, आपकी कचौड़ी तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। अरे, ऐसी कचौड़ी तो मैंने आज तक ही नहीं खाई। शुक्रिया सेठ जी, आपको हमारी कचौड़ी अच्छी लगी, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। सेठ बहुत बड़े दिल का था, इसलिए वो खुशी से अपने गांव जाकर हर किसी को शीतल की कचौड़ी के बारे में बताता है, जिससे शीतल के पास अब ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं, जिससे शीतल की कचौड़ी की अब खूब अच्छी बिक्री होने लगती है। और इस तरह शीतल बखूबी अपने काम से अपने परिवार को संभालती है। हरिया नाम का आदमी बस से उतरता है और राह में चलते हुए अपने आप से बोलता है, मैं क्या करूँ अब? घर जाके अपनी पत्नी को क्या कहूँगा? आज भी वो मुझे ऐसे देख के बहुत उदास होने वाली है। अरे वाह, कब से भूख लगी हुई है और सामने ढाबा है। आगे की बातें बाद में सोचूंगा, अभी पहले पेट पूजा कर लेता हूँ। हरिया ढाबे पर जाता है और पेट भरकर खाना खाता है, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो बिल देखकर वो ढाबे के मालिक से बोलता है, इतना बिल किस लिए? मैंने तो सिर्फ दाल रोटी मंगवाई थी, उसका इतना बिल कैसे आ गया? अरे, इतने पैसों में ना मैं 10 दिन खाना खा लूंगा बाहर जाके। देखो, हमारा टाइम खराब मत करो, पैसा भरो और निकलो यहाँ से। जब जेब में पैसे नहीं होते तो इतने बड़े ढाबे में आते क्यों? अरे भैया, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो इसका बिल कैसे दूं? हरिया की बात को सुनकर ढाबे के मालिक को गुस्सा आता है और वो कुछ लोगों को बुलवाकर उसकी खूब पिटाई करवाता है। कुछ देर बाद हरिया घर पहुंचता है। उसके शरीर पर चोटों के निशान देखकर उसकी बीवी घबरा जाती है। आपको इतनी चोट कैसे लगी? क्या हुआ आपको? वो मुझे ना भूख लगी थी, एक ढाबे पे खाना खाने बैठा था
तो दाल रोटी के दाम आसमान को छू रहे थे और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं वो खाने का दाम भर सकूं। तो उन सब ने मिलके मुझे खूब मारा। आपको क्या जरूरत थी इतने बड़े ढाबे में जाकर खाना खाने की? आजकल के लोगों में तो दया नाम की कोई चीज ही नहीं है। तुम चिंता मत करो, ये घाव तो भर जाएंगे आज नहीं तो कल। लेकिन हमारी गरीबी का क्या? मुझे ना आज भी काम नहीं मिला। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। राधा, आज जो मेरे साथ हुआ है उसे देखकर मेरे मन में एक विचार आया है कि ना जाने कितने हमारी तरह गरीब होंगे जो ढाबे का खाना खाना चाहते होंगे और जाते भी होंगे लेकिन खा नहीं पाते होंगे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते होंगे। तो क्या हम अपना एक ढाबा खोले जिसका नाम गरीब का ढाबा रखेंगे और खाने का दाम इतना कम होगा कि कोई भी खा सके। कम से कम हमारे सपने पूरे नहीं होंगे तो क्या, सबके सपने तो हम पूरे कर ही सकते हैं। वैसे सुझाव बुरा नहीं है, हम अपने घर में ही एक छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं। लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, वो कहाँ से आएंगे? आप चिंता मत कीजिए, मैंने उसके लिए भी सोच लिया है। राधा इतना बोलकर अपनी अलमारी से एक गुल्लक निकालती है जिसमें बहुत सारे पैसे थे। जैसे तैसे करके दोनों घर में ही 4 कुर्सियां और बर्तन रखकर अपना एक ढाबा खोल लेते हैं जहाँ के खाने के दाम बहुत सस्ते थे और उनका घर भी गांव की मेन सड़क से कुछ ही दूरी पर था, जिसके कारण उनका ढाबा कुछ ही समय में अच्छा चलने लगा। वहीं दूसरी तरफ मुखिया के ढाबे पर काम हल्का हो गया, जिस पर मुखिया अपने 2 पहलवान बल्लू और कद्दू से बोलता है। मेरे ढाबे पर लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? इस समय तक तो लंबी लाइन लग जाती है खाने की। हमारे गांव में नया ढाबा जो खुल गया है। ये क्या बोल रहे हो तुम? हम सच बोल रहे हैं मुखिया जी। हमारे गांव की सड़क पर हरिया और उसकी पत्नी ने एक छोटा सा ढाबा खोला है और उनके खाने के दाम भी कम है, जिसके कारण मुसाफिर से लेकर गांव के सभी लोग वहां खाना खाने जाने लग गए हैं। इसमें तो हमें बहुत नुकसान होगा। तुम दोनों एक काम करो, आज रात जाकर ना उन गरीबों का ढाबा तोड़ दो। ना ही ढाबा रहेगा और ना ही लोग वहां जाएंगे। जैसा आप कहें मुखिया जी। रात होने के बाद बल्लू और कद्दू हरिया के ढाबे पर जाते हैं और उसका सारा सामान तोड़ फोड़ कर दबे पांव वापस आ जाते हैं। अगले दिन हरिया और उसकी पत्नी सोकर उठते हैं और जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलते हैं, अपने ढाबे का सारा सामान टूटा फूटा देखकर परेशान हो जाते हैं। ये सब क्या हो गया? हमारा ढाबा ये किसने तोड़ दिया? एक एक पैसा जमा करके हमने ये ढाबा खोला था। आप शांत हो जाइए, परेशान होने से हाथ से गई हुई चीज वापस तो नहीं आ जाएगी। भला हम गरीबों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जिसने हम गरीबों के साथ ऐसा किया कि हमारा ढाबा तोड़ दिया? ढाबा टूटने के कारण हरिया और राधा बहुत दुखी हो जाते हैं। समय बीतता है और बल्लू के बेटे चिराग का जन्मदिन आता है और वो अपने पिता से बोलता है। पिताजी, मेरा ना जन्मदिन है, आप मुझे क्या तोहफा देंगे? बेटा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। पिताजी, मुझे ना एक अच्छे से ढाबे पर ना खाना खिला दीजिए। मेरा ना बहुत मन है कि मैं ना बाहर जाके कुछ खाऊं, किसी अच्छे से ढाबे पे बैठ के। बस इतनी सी बात? ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। मैं आज तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस गांव के सबसे महंगे और अच्छे ढाबे पर ले जाऊंगा। चिराग अपने पिता की बात सुनकर खुश हो जाता है और तैयार होने चला जाता है। कुछ देर बाद बल्लू अपनी पत्नी रानी और बेटी को लेकर मुखिया के ढाबे पर जाता है और जैसे ही बैठने लगता है तभी मुखिया वहाँ आ जाता है। तुम कहाँ घुसे चले आ रहे हो मेरे ढाबे में? ये तुम्हारी औकात से बाहर है। तुम ये क्यों बोल रहे हो कि तुम मेरे घर के नौकर हो? नौकर? मालिक, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। इसका बड़ा मन था ढाबे पर खाने का, तो मैं इसे अपने ढाबे पर ले आया। ये मेरा ढाबा है, तुम्हारा नहीं, और तुम यहाँ पर बैठने लायक नहीं हो। जाओ, जाकर बाजार में चाट पकौड़े खाओ। निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। बल्लू को मुखिया की बात का बहुत बुरा लगता है और वो अपने परिवार को लेकर घर आ जाता है और अपनी बेटी से बोलता है। मुझे माफ कर दे बेटा, तेरे ढाबे पे खाने की इच्छा मैं पूरा नहीं कर पाया। आप दिल छोटा मत करिए, चिराग के ढाबे पर खाना खाने की इच्छा जरूर पूरी होगी। चलिए, मैं आपको एक ऐसे ढाबे पर ले चलती हूँ जिसका खाना अच्छा भी है और सस्ता भी। रानी अपने परिवार के साथ हरिया के ढाबे पर जाती है और ढाबे का सारा सामान टूटा फूटा देखकर वो राधा से बोलती है। आपके ढाबे को क्या हुआ? हमारे ढाबे को किसी ने तोड़ दिया, सब बर्बाद हो गया। भगवान ही जाने, पता नहीं कितने घटिया लोग हैं दुनिया में जो किसी का भला नहीं कर सकते हैं लेकिन बुरा जरूर करते हैं। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रहेंगे।
अपनी पत्नी की बात को सुनकर बल्लू का सर झुक जाता है और अपने बच्चे को रोता देखकर उसे बहुत दुख होता है। कुछ देर बाद वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घर लौट आता है और चारपाई पर लेटे हुए अपने मन में सोचता है। शायद इसलिए कहते हैं भगवान सबका हिसाब करता है। मैंने उन गरीबों का ढाबा तोड़ा, भगवान ने मेरे बच्चों को तकलीफ देकर मुझे मेरे कर्मों का फल दे दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ना जाने वो गरीब मुझ जैसे कितने लोगों का पेट भरते थे और उनको खुशी देते थे। हरिया भाई, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम लोगों का ढाबा तोड़कर सही नहीं किया। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने हमारा ढाबा तोड़ा है? हाँ, मैंने ही तुम गरीबों के ढाबे को तोड़ा है। अरे, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। और ढाबे का क्या है, पैसे आने के बाद फिर से बना लेंगे हम। नहीं भाई, मैंने ही तुम्हारी रोजी रोटी छीनी है। अब मैं ही तुम्हें रोजी रोटी ला के दूंगा। जैसे मैंने पहले लोगों की बातों में आकर तुम्हारा ढाबा तोड़ा, वैसे ही जोड़ूंगा। बल्लू बाजार जाता है और उनके ढाबे को शुरू करने वाली सारी जरूरतों के सामानों को लेकर वापस आता है और ढाबा पहले की तरह कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हरिया और उसकी पत्नी फिर से अपने ढाबे का काम शुरू करते हैं। दूसरी तरफ बल्लू के काम पर ना पहुँचने से मुखिया कद्दू से बोलता है। ये क्या है? अगर तुम लोगों ने उन गरीबों का ढाबा तोड़ दिया तो मुसाफिर और गांव के लोग खाने कहाँ गए हैं? मुखिया जी, मुझे नहीं पता, लेकिन सच में मैंने उनका ढाबा तोड़ दिया था। यकीन ना हो तो साथ में चल के देख लीजिए। ये बल्लू कहाँ है आजकल? बड़े दिन से दिखाई नहीं दे रहा। अरे मुखिया जी, जिस दिन से उसके लड़के का जन्मदिन था उस दिन से वो काम पे नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बारे में बाद में पता करते हैं। पहले तुम मुझे ये बताओ कि उन गरीबों का ढाबा हटा या नहीं? अरे हाँ हाँ मुखिया जी, उसे तो हमने कब का तोड़ के फेंक दिया है। अब तो बेचारा बैठ के रो रहा होगा। तब तो आज हमारे ढाबे पर बहुत भीड़ लगी होगी। चलो चलकर देखते हैं। हाँ बिल्कुल मुखिया जी, चलिए चलकर देखते हैं। कद्दू और मुखिया हरिया के ढाबे की ओर चल देते हैं। जहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि हरिया के ढाबे पर बहुत भीड़ लगी थी। मुखिया गुस्से में बोलता है। ये क्या है? तुमने तो बोला कि तुम दोनों ने इनका ढाबा तोड़ दिया। वो लोग बैठकर रो रहे होंगे, लेकिन ये तो अपना बड़े मजे से ढाबा चला रहे हैं। एक काम तुम लोगों से ठीक से नहीं होता। मालिक, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने और बल्लू ने मिलके रात के समय इनके ढाबे को तोड़ दिया था, लेकिन अब ये दोबारा कैसे चल रहा है ये समझ नहीं आया मुझे। लगता है इससे काम नहीं चलेगा। इन गरीबों ढाबे के साथ साथ इनको भी हटाना पड़ेगा, तभी मेरा काम चलेगा। मुखिया जी, मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज रात में सिर्फ ढाबे को मत हटाओ, बल्कि ढाबे के साथ साथ इन दोनों को भी हटा दो। रोज रोज की परेशानी खत्म हो जाएगी। कद्दू और मुखिया वहाँ से चले जाते हैं। रात होते ही कद्दू अपने साथ 2 लोगों को लेकर फिर से हरिया के ढाबे पर आता है और तोड़ फोड़ करके हरिया को मारने लगता है। तभी बल्लू वहाँ आता है और दोनों के बीच बहुत मारपीट होती है। उनकी आवाज से गांव के लोग भी अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। गांव के मुखिया से दुश्मनी लेकर तुमने सही नहीं किया। तुम्हें इसकी बहुत बड़ी और भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे मंजूर है, जो भी होगा देख लूंगा। मेरे होते हुए कोई भी इनके ढाबे को हाथ नहीं लगा सकता, ना ही इनको। अगर किसी ने ऐसा करने की सोची तो वो दिन उसका आखिरी दिन होगा। बल्लू की बात सुनकर कल्लू डर जाता है और अपने साथियों के साथ उल्टे पांव भाग जाता है। बल्लू पहलवान को अपने साथ खड़ा देखकर हरिया और उसकी पत्नी को हिम्मत मिलती है। पहलवान को देखकर गांव के लोग भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद मुखिया चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और आखिर में उसे अपना ही ढाबा बंद करना पड़ता है। मालती हर रोज की तरह सुबह उठकर घर का काम कर रही होती है। तभी मालती अपनी बेटी राखी को खराटे मारता हुआ देख उसको आवाज लगाती है। अरे उठ भी जा राखी, उठ जा। जहाँ जाएगी अगर तू ऐसे ही सोती रही तो तेरी सास तुझे तो क्या, मुझे भी खूब गालियाँ देने वाली है। अरे माँ, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? लगता है आपको फिर से मेरी सास की याद आई। देती रहो उन्हें गाली, मुझे क्या। उठ भी जा, खेत में सुबह से तेरे बाबूजी काम करने में लगे हैं और तू है कि यहाँ घोड़े बेच के सो रही है। मालती के बिना उठाए तो राखी आखिर कहाँ उठने वाली थी। इसी वजह से मालती उसे यही समझाया करती थी कि ससुराल में उसका क्या हाल होगा। मैं जा रही हूँ तेरे बाबूजी को खाना देने, बाकी बचा बर्तन धो ले, समझी?
हाँ बस अब और क्या ही रह गया है जिंदगी में, ये बर्तन धोना, कभी खाना बनाना और बचे दिन में अपनी सास के ताने सुनना। माँ, अगर मेरी सास मुझे ऐसे ही ताने देगी ना तो कितना मजा आएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जैसे तू है वैसे परपंच करने वाली सास भी मिले तुझे। मैं तो यही कहूँगी, तब जाकर तेरा दिमाग ठिकाने आएगा। अरे माँ, जो भी कहो, लेकिन आपके तानों से मैं पक चुकी हूँ। अब तो बस सास के ताने सुनने हैं, वो भी सुबह सुबह वाले। बहू, अरे ओ बहू, चाय बनी कि नहीं, या चाय की पतीली में खुद ही बैठ गई है तू? सच में इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। इसके बाप को तो आज ही कहती हूँ कि इसके लिए रिश्ता देखे। अरे हाँ हाँ माँ, और माँ पापा से भी ये कहना कि सास मुझे खतरनाक से खतरनाक चलेगी, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। रिश्ता देख रहे हैं तेरे लिए, कोई पड़ोसी देश को उड़ाने के लिए मिसाइल नहीं, समझी? और वो तो अपने माँ बाप पर छोड़ दे, तेरे लिए हम लड़का कैसा ढूंढेंगे? लड़का तो कैसा भी चलेगा माँ, लेकिन मुझे सास चाहिए, सास, वो भी साजिशे वाली। सच में ये कितनी बेशर्म हो गई है। आज ही इसके बापू से कहती हूँ कि कुछ भी करो, किसी से भी पैसे लाओ, लेकिन इसकी शादी करवा ही दो। राखी को सास बहू और साजिश बहुत पसंद था। मतलब राखी को ऐसी सास चाहिए थी जो उसके लिए साजिश करे, जिस वजह से राखी की माँ मालती भी बहुत परेशान थी और वो काफी समय से राखी के लिए रिश्ता भी देख रही थी। लेकिन ऐसे ही एक रिश्ते में बात बन जाती है और कुछ समय बाद ही राखी की शादी कर दी जाती है। ससुराल तो बड़ा ही अच्छा है और मेरी सास भी मुझे साजिशों वाली ही लग रही है। चलो अब शुरू होगा सास बहू और साजिश का दौर। बहू, आज से ये घर तेरा है, तुझे ही इस घर का ध्यान रखना है। चल अब थोड़ा आराम कर ले। अभी तो मेरी सास के मुंह से एकदम शहद टपक रहा है, कितना मीठा बोल रही है। बाद में यही शहद जहर बनकर निकलेगा इनके मुंह से। राखी तो ऐसी सास चाहती थी जो उसके लिए साजिशें करे, लेकिन उमा ने तो पहले ही दिन राखी पर ढेर सारा प्यार लुटा दिया। अब अगली सुबह राखी का सुबह के 10 बजे उठना होता है। अरे माँ जी, घर का सारा काम हो चुका है क्या? और आपने मुझे सुबह उठाया भी नहीं। अरे मैंने मोहन से पूछा था कि बहू सो रही है या जगी है, तो उसने कहा वो तो बहुत गहरी नींद में है और मैंने भी छोड़ दिया। अरे तो आपको तो उठाना चाहिए ना माँ जी मुझे, आप तो सास हो। मुझे कहती, अरे बहू कब तक सोएगी, उठ भी जा, सुबह हो गई। और बर्तन कौन तेरा दादा पर दादा धोने आएगा क्या? बहू ये तू क्या बोल रही है? मैं ऐसा भला क्यों कहूँगी तुझसे? तू भी तो किसी के घर की बेटी है ना। चल अब ये सब छोड़ और खाना बना हुआ है, निकाल कर खा ले। ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे कानों से कहीं खून ना निकल आए। हे प्रभु, सास मांगी थी सास, ये माँ से ज्यादा सीधी सादी सास थमा दी। तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं रह गया हो। अब राखी को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सास सच में ऐसी है या फिर कोई ढोंग कर रही है। देर शाम उनकी पड़ोसन रज्जो वहाँ आती है। अरे बहू, क्या बात है, तेरी सास कहीं नजर नहीं आ रही है? यही हूँ, इधर देख इधर। तू मेरी बहू को क्यों बोल रही है? अरे नहीं उमा, मैंने तुझे देखा ही नहीं। और ये तू क्या बर्तन धो रही है? बहू को बोल, वो करेगी घर के काम। क्यों, तू भी तो अपनी बेटी से काम नहीं करवाती, जो तू मुझे बता रही है कि मैं अपनी बहू से काम करवाऊं। अरे बहू और बेटी में फर्क होता है उमा, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है, समझी ना तू? इसलिए तुझसे कह रही हूँ कि अपनी बहू को बोल कि काम करे घर का। चल छोड़, एक कप बहू के हाथ के चाय पिला दे। बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, क्योंकि सास भी तो कभी माँ नहीं बन सकती ना। बहू, अगर तू कुछ नहीं कर रही है तो 2 कप चाय बना ला। राखी अब चाय बनाने जाती है और चाय बनाते हुए वो अपनी सास के बारे में ही सोच रही होती है कि सच में उसकी सास ऐसी है। राम रे राम, ये क्या चाय बनाई है उमा तेरी बहू ने, या जहर बनाया है? भला कोई चाय में इतना नमक डालता है क्या? शांत रज्जो शांत। बहू से गलती से चीनी की जगह नमक डल गया होगा, मैंने भी तो पीना, मुझे भी पता चला। अरे उमा, अभी से तू अपनी बहू को सर पर मत चढ़ा। माँ जी ने तो रज्जो आंटी को भी चुप करवा दिया। तो साजिशें इनसे हो नहीं रही, और कोई कर रहा है तो उसे भी कह रही है शांत। रज्जो उमा के कान भी भरती है
लेकिन उमा अपनी बहू की ही साइड लेती है और उसे कुछ भी नहीं कहती। राखी को ये सब अजीब लग रहा था कि आज तक तो उसने सास के बारे में ऐसा कभी नहीं सुना कि सास भी कभी इतना प्यार कर सकती है क्या। जी सुनिए, आज तक तो मैंने सासों के बारे में सुना था कि वो अपनी बहू को गर्मा गर्म तेल में हाथ डुबो देती हैं, बाल पकड़कर मारती हैं, सुबह सोने नहीं देती, खाना खाने पर गालियाँ देती हैं। लेकिन माँ जी में तो सास वाले कोई गुण ही नहीं है। माँ ऐसी ही है, तुम ही ना माँ को गलत समझ रही हो। माँ ने आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। राखी को लग रहा था कि कुछ समय बीत जाने के बाद तो उसकी सास का असली चेहरा सामने आ ही जाएगा। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी उमा अपनी बहू पर बिल्कुल बेटी जैसा प्यार लुटा रही थी। अब भी राखी को अपनी सास के प्यार पर भरोसा नहीं था। एक रोज राखी खाना बना रही थी कि तभी राखी की साड़ी के पल्लू में आग लग जाती है। बहू आग, बहू जहाँ खड़ी है वहीं रुक। कहाँ है आग? जब तक राखी का ध्यान उस आग पर जाता कि इतने में उमा आकर उस साड़ी के पल्लू से आग को अपने हाथों से बुझा देती है, जिस वजह से उमा का हाथ जल जाता है। बहू तो ठीक तो है ना? कितनी बार कहा है खाना बनाया कर तो घूंघट मत किया कर, ये तेरा अपना ही घर है। लेकिन नहीं, तुझे तो कुछ सुनना ही नहीं है। माँ आप ठीक तो हो ना? माँ ये क्या किया आपने? ऐसे कोई आग बुझाता है? अरे आपने अपना हाथ जला लिया। क्या करती, अगर कुछ और सोचने लगती तब तक तो ये आग से घिर जाती ना। माँ जी ने मुझे बचाने के लिए अपना हाथ जला लिया। बहू तो कुछ बोलती क्यों नहीं है? तू ठीक तो है ना? हाँ माँ जी मैं ठीक हूँ, लेकिन ये आपने क्या किया? मुझे बचाने के लिए अपना हाथ जला लिया। अरे बहू तू ठीक है, बस मुझे और क्या चाहिए? मेरे बच्चे ठीक रहे, खुश रहे, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। अरे उमा क्यों चिल्लाई तू? और ये क्या, तेरे हाथ को क्या हुआ? मैंने कहा था ना तू अपनी बहू को सर पर मत चढ़ा। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, वो तो बहू की साड़ी में आग लग गई थी तो उसे बुझाने के चक्कर में मेरा हाथ जल गया। तुझे तो समझाना ही बेकार है, तू तो बहू में ही बेटी ढूंढ रही है। रज्जो काकी, आप मेरी माँ जी के बारे में कुछ भी मत कहिए। माँ जी, मैं जब से इस घर में आई तब से आपने मुझे एक बेटी की तरह रखा, प्यार दिया, इज्जत दी। लेकिन मैं तो बस यही सोचती रही, कहीं ये सब आप ढोंग तो नहीं कर रही। मैंने कहा था माँ कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती। वो क्या तुम्हारे साथ कोई साजिश करेगी? अरे बहू मेरी बेटी नहीं है, लेकिन जब से तू इस घर में आई है मेरे घर में रौनक आ गई है, रौनक। जब राखी के साथ ये हादसा होता है तब जाकर उसे समझ आता है कि उसकी सास तो असल में उसकी माँ से भी बढ़कर है। वो ढोंग नहीं कर रही थी। अब अगली सुबह ही देर से उठने वाली राखी अपनी सास से पहले उठकर घर का सारा काम कर चुकी होती है। और ये बदलाव भी उमा की वजह से ही आया था। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।